तो चलिए आज इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, जैसे कि इसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है। वो है सबसे पहले तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम जो भी करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है, कोई एक फंक्शन दिया है उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। हमें यहाँ पे डेरिवेटिव दिया होगा, उसका फिर वापस जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको निकालना है। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए साइन एक्स हमें बोला है, तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, याद है, कॉस एक्स। ओके गुड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रल का है, और इंटीग्रल का सिंबल है। जैसे कि हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लिखते हैं। क्या मतलब है इसका, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेफरेंस में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ या किसके रेफरेंस में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट दिस ऑपरेटर इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे विदाउट दिस डी एक्स, जैसे अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि डी ऑफ साइन, तो कुछ नहीं है ये, क्योंकि मुझे किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स के बजाय अगर डी टी लिख दिया तो इसका मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। अब वेरिएबल एक्स है तो इसका भी एक तरीका है डिफरेंशिएशन में, कि अगर वेरिएबल डिफरेंट हो, वेरिएबल अलग है, ऑपरेटर अलग है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें, है ना। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ना ये ऑपरेटर और ये वेरिएबल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, मतलब इंटीग्रल ऑफ, इसका मीनिंग हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसे कि आपको बोला रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूले इसमें क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स है तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स, यही होता है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डी एक्स, ठीक है, शुड बी कॉस एक्स। मैं इस माइनस साइन को शिफ्ट कर देता हूँ, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हाँ ये समझ में आया। अच्छा, इसी तरह से अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए, वापस ई एक्स होना चाहिए सॉरी। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, इसका मतलब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव शुड बी लॉग एक्स है। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन होता है n टाइम्स एक्स पावर n माइनस 1, तो इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एक्स पावर n, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखने के बजाय एक ज़्यादा इससे अच्छा दिखने वाला, जैसे ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या कर दिया, एक्स पावर n डी एक्स को लिख दिया एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, पावर को माइनस कर रहे थे। यहाँ पे हमने पावर को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो एक्स पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर n प्लस 1, n प्लस 1। यहाँ पे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, ये n जो है माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अगर n माइनस 1 होगा, अगर x की पावर माइनस 1 है तो उसको हम 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, लॉग एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसके फॉर्मूले बने हैं। फिर इंटीग्रेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये तो आपने फॉर्मूले समझे, आपको हर फॉर्मूले के साथ प्लस सी लिखना होता है। डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में मुझे मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस, ठीक है, लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिखता हूं तो मुझे साइन एक्स प्लस सी लिखना पड़ता है, जहां पे सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, जब डिफरेंशिएट करने में नहीं आ रहा तो यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, अभी मैं साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कॉस मिलता है।
अच्छा, मैं साइन एक्स प्लस 10 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या मिलेगा? तो भी कॉस ही मिलेगा, 10 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा, साइन एक्स प्लस 100 को अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या मिलेगा? कॉस मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट ऐड करूँ, है ना। अच्छा, साइन एक्स प्लस पाई करता हूँ तो भी कॉस मिलेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मैं लगाऊँ, ये मुझे कॉस एक्स ही मिल रहा है, क्योंकि ये वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ इंटीग्रल कॉस एक्स अगर करना है तो मुझे मालूम नहीं है साइन एक्स के साथ क्या लगा हुआ है। वो 0, मैंने 100 को डिफ्रेंशिएट करके 0 बनाया, पाई को डिफ्रेंशिएट करके 0 बनाया, या किसी और नंबर को डिफ्रेंशिएट करके 0 बनाया, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कौन सा नंबर था जिसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे cos x प्लस 0 मैंने लिखा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके आगे प्लस सी, जैसे इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये सी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, क्या हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ्रेंसिएशन के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको क्या बताया था, डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट रेट मेजरर, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम डिफ्रेंसिएशन में जो है कैलकुलेट करते हैं। फिर जैसे डिफ्रेंसिएशन बेसिकली क्या है कि सपोज ये कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ये उसका कर्व है, तो किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव मतलब द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। हाँ, ये हम डिफ्रेंसिएशन में करते थे। अब नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको फिज़िक्स में कई सारे डेरिवेशंस में यूज़ करने होते हैं। स्टैंडर्ड 11th में लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, ठीक। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है, निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? हाँ, साइड का स्क्वायर फॉर्मूला है ये, है ना। एरिया एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे मैंने बोला ये स्क्वायर का एरिया, तो एरिया एग्जैक्टली है क्या? अंदर का टोटल क्या? मेरे को नहीं समझ में, एरिया तो एक वर्ड है, अंदर कितनी जगह है ऐसे बोले। हाँ, अभी जैसे मान लो इसका ये साइड जितना भी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज लेट्स से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, है ना, 1 सेंटीमीटर 1 इंच कुछ भी मान लो। दिस इज 1, दिस इज 1, ऐसे ही ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। मैं अगर इनको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो 1 2 3 कितने हो गए, 9 टाइल्स, ठीक है ना। एरिया का मतलब है कि इस स्क्वायर में, इस जो भी मुझे फिगर दिया उसके अंदर मैं 1 बाय 1 यूनिट के स्क्वायर टाइल्स अगर लगाना चाहता हूँ, कितने सारे लगा सकता हूँ। अभी जैसे रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, तो एरिया का मतलब है कि उसमें मान लीजिए ये 2 है, ठीक है ना, ये साइड 2 है और ये साइड 3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या है कि मैं इस रेक्टेंगल में 6 1 बाय 1 के टाइल्स लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट एंड सो ऑन, ऐसे मतलब ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, इनके एरियाज हमारे पास हैं, इनके एरियाज का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ये सारे रोम्बस हैं, पैरेललोग्राम है, इन सब का एरिया का फॉर्मूला है मेरे पास, और उस फॉर्मूले से मैं इनके एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सिंपल है। और कुछ ऐसे फिगर्स भी मुझे, जैसे 10th में आपने किए होंगे, जो मिक्स फिगर्स होते हैं, उसमें सर्कल है, स्क्वायर है, या ट्रायंगल है, स्क्वायर है, एक के ऊपर एक है, ऐसे ऐसे भी देखे होंगे। हाँ, कि ये सर्कल है, इसके नीचे ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है, या फिर एक स्क्वायर है, उसके अंदर ऐसे सर्कल कटा हुआ है, फिर इसका अंदर का एरिया निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए होंगे। ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। कैसे कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये स्क्वायर का एरिया होगा, उसमें से ये जो सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकालो, माइनस कर दो। ये सारा तरीका आपने सीखा हुआ है इसका एरिया निकालने का। फाइन, ओके। अब देखो, ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी ये एरिया मुझे मिल गया, अब मुझे कोई और चीज़ कैलकुलेट करनी है तो एरिया के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे अभी मुझे सपोज ये हॉल का डायमेंशन मालूम है,
या मुझे इस हॉल में क्या करना है, कारपेट बिछाना है, तो मैं क्या करूँगा कि उसको बोलूँगा भाई कारपेट चाहिए हॉल के लिए, तो क्या करेगा, एरिया अगर मालूम होगा, हाँ भाई कि एरिया कितना है, उस हिसाब से जो है वो कारपेट जो है बताएगा, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें जो है एरिया से हम मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनका एरिया तो निकालना आता है, ये स्टैंडर्ड फिगर है। अब मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा फिगर देता हूँ, आपको बोलता हूँ इसका एरिया निकालो, तो निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। अच्छा चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ थोड़ा सा इजी कर देते हैं। लेट्स से ये इस टाइप का कर्व है, ये सर्कल भी नहीं है, कर्व है, कोई कौन सा कर्व है हमें नहीं पता, और इतना एरिया मुझे निकालना है, ये वाला निकाल सकते हैं? ये कर्व है, ये सर्कल नहीं है। या फिर ये एरिया मुझे निकालना है, निकाल सकते हैं? सर्कल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सर्कल, ये जो भी कर्व आपको दे रहा हूँ ना, ये सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है ये, है ना। ये लाइक कोई और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप का कोई इक्वेशन हो सकता है इसका, ठीक है, सर्कल नहीं है ये। मुश्किल हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कहानी थोड़ी मुश्किल हो गई। अच्छा, एरिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि भाई इसमें मैं 1 बाय 1 के कितने टाइल्स बना सकता हूँ। नाउ दैट 1 यूनिट कैन बी, इट कैन बी 1 इंच, इट कैन बी 1 मीटर, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे है ना। हाँ, मुझे जिस भी यूनिट में चाहिए उतने छोटे छोटे उसके चंक्स में काट लूँगा। अभी अगर मैं पूछता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें मैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के कितने पीसेस काट सकता हूँ, तो भाई मैं 1 बाय 1 के काटूंगा, पूरे 1 इंच के नहीं काटूंगा, 1 सेंटीमीटर के काटूंगा। अगर बोलेंगे कि इसमें 1 mm बाय 1 mm के कितने पीस काट सकता हूँ, तो उसको मैं और छोटे कटिंग करूंगा, है ना। तो ऐसे ही अब जितना छोटा चाहे मैं कट कर सकता हूँ। तो एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसमें 1 बाय 1 के मैं कितने पीसेस काट सकता हूँ, उसको काउंट कर लिया, वही उसका एरिया कहलाता है। अब इस फिगर में जैसे कि चलो मान लो मैं क्या करता हूँ कि अब इसका एरिया निकालने का एक दूसरा मैनुअल तरीका क्या करता हूँ, इसमें मैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के ऐसे पीसेस कट करना शुरू करता हूँ। वो तो कर सकता हूँ ना, 1 बाय 1 के पीसेस कट कर लिए, उसको काउंट कर लिया, तो मिल गया ना एरिया। पीसेस कट कर लिए तो मिल गया एरिया, मिला नहीं मिला? ओके, ऊपर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सिचुएशन लेते हैं। आपका डाउट है कि चलो यहाँ तक तो हमने काउंट कर लिया, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे तो कर्व है। अच्छा, उसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स से, हाँ ये स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है, एरिया निकाल सकते हैं भाई, इसका एरिया निकाल लिया, फिर ये सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, ये सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे पूरा सर्कल हो जाएगा। या फिर जैसे कि मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कट किया हुआ है। अब देखो मुझे ये समझ में आ रहा है, मान लीजिए ये हाइट और ये हाइट सेम है, ये विड्थ सेम है। अब इस ट्रायंगुलर पोर्शन को उठा के अगर इधर फिट कर दूंगा तो वो भी तो एक स्क्वायर ही बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि देखो मुझे ये हिस्सा मिला, ये हिस्सा मिला, दोनों को जोड़ा तो एक स्क्वायर बन गया, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी जो भी है। अब देखो ये एरिया आपने समझा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कर्व है या स्ट्रेट है? कर्व है। ओके, मैं इसको इतना कट कर देता हूं, ये कर्व है या स्ट्रेट है? कर्व है। ओके, इसको और थोड़ा कट करते हैं, ये कर्व है या स्ट्रेट है? थोड़ा सा स्ट्रेट लग रहा है, कर्व है या स्ट्रेट है? कर्व का है, तो कर्व का ही पार्ट ना,
लेकिन आपको देखने में क्या लग रहा है, स्ट्रेट लग रहा है। अच्छा, और छोटा कर देते हैं। अब तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि यह कर्व है, स्ट्रेट ही लग रहा है ना। और छोटा कर देते हैं, अब तो स्ट्रेट ही है, कर्व हो ही नहीं सकता। माना मैं, देखो क्या हो रहा है, मैं जितना उसको छोटा 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 करते जा रहा हूँ, वो कर्व पना जो है उसका खत्म होते जा रहा है, वो स्ट्रेट होते जा रहा है। ये बात समझ में आई। अब इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेट्स से दिस इज एनी कर्व, व्हाटएवर, इसका जो भी कर्व है ये, यहाँ से मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना था फ्रॉम लेट्स से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। माना ये कर्व जो है इसके नीचे कितना एरिया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो ये तो मुझे मालूम है व्हाट इज दिस कर्व, दिस इज कर्व राइट। लेकिन मैं इसका इतना हिस्सा अगर कट कर देता हूँ, इतना हिस्सा, ये कर्व होगा? नहीं, स्ट्रेट लगेगा, स्ट्रेट लगेगा ना। अच्छा, ये हाइट मुझे मालूम है, ये हाइट मुझे मालूम है, और ये स्ट्रेट है ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत छोटा 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 हिस्सा लिया है। सपोज दिस इज dx है ना, ये जो डिस्टेंस मैंने कट किया वो dx है, और वो dx इतना छोटा है कि वो मुझे कर्व लग ही नहीं रहा, किसी तरह से स्ट्रेट लग रहा है। एंड लेट्स से इसकी हाइट अगर h, जैसे ये a लिखा हुआ है तो इसकी हाइट अच्छा a तो यहाँ से है ना, लेट्स से इसकी हाइट h है, तो इस रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, इधर रेक्टेंगल बन रहा है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, h टाइम्स dx। बात समझ में आ गई? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, इसकी लेंथ हो गई h और ब्रेथ हो गई dx। अब ऐसे मैं इसमें बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बहुत सारी कट कर सकता हूँ, और उन सबको अगर मैं सब रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो मुझे इस कर्व का एरिया मिल जाएगा। इस कर्व के नीचे कितना एरिया है मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में हम यही करते हैं। जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो यही कहता है कि सपोज मुझे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये कर्व है, और इस कर्व का इतने पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो मुझे ए से लेके बी तक एरिया मुझे निकालना है। तो इंटीग्रेशन कहता है कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जैसे कि ये छोटा सा मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट किया। अब ये कर्व तो है नहीं, ये स्ट्रेट है, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया। इसका एरिया क्या होगा, सपोज इसकी हाइट है h, इसकी विड्थ है dx, तो h इंटू dx हो जाएगा। ठीक, अब जैसे जैसे मैं इसको आगे पीछे मूव करूँगा इसकी हाइट जो है चेंज होते जाएगी, लेकिन विड्थ जो dx है वो सेम रहेगी, क्योंकि मैं उसको बहुत छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ, राइट। तो उसको मैं अगर ये दो लिमिट्स a और b के बीच में इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ना, हम ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन एंड dx करते हैं, ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज लेट्स से दिस कर्व, ये फंक्शन है, ठीक। और हमें लिमिट्स दी हुए हैं जैसे a और b, ठीक है। ये लिमिट्स वाली बात मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन में हम कर क्या रहे हैं कि ये जो h dx एरिया निकाल रहे हैं ना हम, सपोज ये h1 है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा स्ट्रिप कट किया, उसकी हाइट थी h2, तो h1 dx प्लस h2 dx प्लस h3 dx, ऐसे करते 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 यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी स्ट्रिप्स बने सबके एरिया को मैंने क्लब कर दिया। वो चीज़ हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। अब देखो एक एक इंडिविजुअल एरिया निकालना, कैलकुलेट करना इज़ रियली डिफिकल्ट, लेकिन इंटीग्रेशन के टेक्निक से हम क्या करेंगे, वो सारा एक साथ निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम ये काम कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया। हाँ, फिजिक्स में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई सारे फॉर्मूलेज हमें डिराइव करने थे जो अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मोस्टली आपको जो रोटेशनल मोशन आपका टॉपिक है उसमें कई सारे डेरिवेशंस हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक है, उसमें बहुत सारे चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने होते हैं। जब आप पढ़ोगे उसमें समझोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूलेज फॉर सिलेंडर, फॉर स्फीयर, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसमें वो क्या करते हैं कि सपोज ये सर्कुलर डिस्क है, तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, उसका पहले निकालते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब देखो छोटे से पोर्शन का निकालना इज़ नो बिग डील, उसको फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं उसकी लिमिट्स को देख के, तो हमें टोटल मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन ऐसी जगह पे काम आता है। जस्ट ये एक बेसिक आपको आइडिया दिया कि इसका यूज़ क्या है फिजिक्स में, ठीक। तो आपने इंटीग्रेशन का मीनिंग या जो कैसे इसे यूज़ करना है वो तो समझ लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन हमारे पास एक तो है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, इनमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता दूं। इनडेफिनेट में हम बेसिकली किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं जिसमें कोई लिमिट्स नहीं मिलती हैं हमें।
ठीक है। नाउ व्हाट इज डेफिनेट? डेफिनेट में हमें लिमिट्स मिलती हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। डेफिनेट में मुझे लिमिट्स मिलती है, इनडेफिनेट में मुझे कोई लिमिट नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ठीक, तो मुझे मालूम है इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है, sin x, ठीक है। अब क्योंकि इनडेफिनेट है मुझे प्लस सी लिखना है। डेफिनेट में मतलब जब भी मुझे लिमिट्स दी होती हैं, ठीक है, मुझे ये प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो अब ये इसका आंसर तो sin x है, लेकिन वहीं पे अगर मुझे बोला था इंटीग्रल ऑफ cos x एंड लेट्स से 0 से लेके π/2, ये मुझे लिमिट दी हुई है ना। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, अगर आपको ऑलरेडी नहीं मालूम है। ये यहाँ पे ये जो पाई है, जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात हो रही है तो जस्ट मैं आपको बता दूँ, पाई जो है यहाँ पे 3.14 जो उसकी वैल्यू हम 10 तक पढ़ते थे, ये वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे पाई जो है 180 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके ध्यान पे रहे, ठीक है। 11th एंड ऑनवर्ड्स पाई आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास तक पाई मतलब ही 22/7 3.14। 11th क्लास ऑनवर्ड आपको देखना है पाई वो किस सेंस में बोल रहा है, एंगल या रेशो, ठीक है ना। अगर रेशो की बात कर रहे हैं 3.14, एंगल की बात कर रहे हैं 180 डिग्रीज। ऑब्वियसली कॉस थीटा मतलब वो एंगल की बात कर रहा होगा, थीटा जो है एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एंगल यहाँ पे 0 डिग्री से लेके π/2, ठीक है, यानी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट्स क्या है 0 एंड π/2, तो मैं 0 एंड π/2 लिख लूँगा, ओके। और हमेशा रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन जहाँ जहाँ x मुझे दिख रहा है, x की जगह मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, तो मैं इसको लिख लूँगा sin π/2 या 90 डिग्री माइनस x की जगह मुझे लोअर लिमिट पुट करनी, यानी कि sin 0। अब मुझे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। sin 90 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0, तो 1 - 0 इज 1। तो हमें इंटीग्रल ऑफ cos x बिटवीन लिमिट 0 एंड π/2 विल बी 1। इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। जबकि सिर्फ इंटीग्रल cos x dx बोला है तो इसका आंसर हो गया sin x + c।